हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, बॉडी मीन्स हमारे शरीर के अंदर होने वाला, फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो जनरली हम यहाँ पर ये टर्म उन लिक्विड्स के लिए यूज़ करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं। और जिस टाइम वो मूव ऑन करेंगे तो वो अपने साथ कुछ ज़रूरी सब्सटेंसेस, वाटर, गैसेस या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कैरी करते हैं। एंड सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैला देना, चाहे आप ये कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उसे भी हम सर्कुलेशन कह सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब कोई चीज़ जो है मूव ऑन होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको भी आप सर्कुलेशन कह सकते हो। तो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उनको अपने लिए ज़रूरी होते हैं। इसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ भी होगी जो वेस्ट होगी या हार्मफुल होगी, और उसे भी बॉडी से कंटिन्यूसली रिमूव करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो बॉडी से कंटिन्यूसली रिमूव होगी तभी हमारी जो बॉडी है और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से काम कर सकेंगे। अगर वो वेस्ट हमारे शरीर में इकट्ठे होते जाएं तो वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर तक ले जाना और सेल्स में से सब्सटेंसेस को बाहर लेके आने के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म हमारे शरीर में मौजूद होने जरूरी है। तो अलग अलग एनिमल्स के पास इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एनिमल किंगडम के सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें स्पॉन्जीज एंड सिलेंट्रेट्स आते हैं, तो स्पॉन्जीज और सिलेंट्रेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो उनमें नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो उनके अंदर जो है ओपन चैनल्स होते थे, बॉडी कैविटीज होती थी, उन्हीं के थ्रू वो सराउंडिंग से वाटर को लेते थे और वो पानी डायरेक्ट उनके सेल्स में आता था और वहीं से वो सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब कोई ज़्यादा हाई फाई या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं था। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें ह्यूमंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, तो हमारे अंदर कुछ स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जो मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ब्लड, यानी कि हमारे शरीर में या मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज फ्लूइड है, जिसके थ्रू हम लोग सांस भी लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, वो होता है ब्लड। इसके अलावा एक और बॉडी फ्लूइड होता है लिम्फ, वो भी हमारे अंदर पाया जाता है और वो भी कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ब्लड पे, कि ब्लड जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। जब मैंने आपको बच्चों टिश्यूज वाला लेसन करवाया था, लेसन नंबर 7, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर बेसिकली 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, जो जनरली स्किन या प्रोटेक्टिव लेयर में होता है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के 2 डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिसके अंदर ब्लड, बोन, ये सब आते थे। और उसके अलावा थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू, जिसमें हमारी मसल्स आती हैं। और फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू, जो हमारा ब्रेन और नर्व से मिलकर बना होता है। तो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड की अगर आप कंपोजिशन देखो तो बेसिकली 2 चीजें होती हैं। एक होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें बेसिकली सेल्स आते हैं। तो पहले जो इसका कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर का, स्ट्रो कलर आप कह सकते हो बच्चों, जैसे अगर आपने एग्रीकल्चर में देखा हो तो पराली आपने जनरली देखा होगा, उसका जो कलर होता है मतलब हल्का सा लाइट ब्राउनिश सा कलर होता है, येलोइश ब्राउन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रो कलर। तो प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर का विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब भारी, ऐसा नहीं है कि पानी की तरह एकदम से गिरेगा तो बह जाएगा। विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड होता है और हमारे ब्लड का लगभग 55% इस प्लाज्मा से बना होता है। अगर हम प्लाज्मा की भी कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा में 90 से लेके 92% तक तो वाटर होता है और 6 to 8% जो है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं।
इसके अलावा फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, ये कुछ मेजर प्रोटीन्स है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसको आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब जो ये मैंने आपको 3 प्रोटीन्स बताए हैं उनके फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास बच्चों फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो ब्लड की कोएगुलेशन या क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमें कभी चोट लग जाती है तो उस जगह पे खुरंड आ जाता है, क्लॉट सा बन जाता है ब्राउन कलर का, वो खुरंड बनाने के लिए जो फाइब्रिनोजन है दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स का मेन काम होता है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में, यानी कि ये हमारी बॉडी की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से रक्षा करता है। और एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, कि हमारे शरीर में ये जो डिफरेंट आप कह सकते हो जो आयंस हैं, सोल्ट्स हैं, वाटर है, ये उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन एटसेट्रा। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए जितने भी फैक्टर्स चाहिए वो सब भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट वो सारी चीजें इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो जब प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, मींस प्लाज्मा इज विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं सीरम। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 1 मार्क, दैट व्हाट इज अ सीरम। तो जब प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, मतलब प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग करने की जब कोई टेंडेंसी नहीं रहती, तो उसको हम सीरम बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो सेकंड चीज आती है जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं, दो ज़्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसको आप जनरली सेल्स भी कह सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है जो उसका लिक्विड वाला पार्ट है, और उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेसिकली वो सेल्स आते हैं जो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। तो ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ये होते हैं इरिथ्रोसाइट्स, जिसे आप तो इरिथ्रोसाइट्स जिसको हम कॉमनली आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल देते हैं, ये हमारी ब्लड में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा एबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सेल्स हैं। अगर हम एक हेल्दी एडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, तो उसके शरीर में अगर हम उसके ब्लड का 1 मिलीमीटर क्यूब लेते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक आरबीसी मौजूद रहते हैं। और ये आरबीसी बनते कहाँ हैं, ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो इसके बारे में वैसे तो मैं थोड़ा सा आपको पहले नेक्स्ट हम ईयर में करेंगे 12th में, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि बोन मैरो जो है, जैसे कई हमारी बोन्स ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा एरिया होता है जो ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, सो दैट इज नोन एज द बोन मैरो। तो जनरली ये हमारी जो थाई बोन है वहाँ पे मौजूद होते हैं या बैकबोन में होते हैं। तो बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली जितने भी सेल्स होते हैं वो सब उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद रहता है, लेकिन आरबीसी अकेला ऐसा नॉर्मल एडल्ट सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। डिवॉइड मतलब उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है और इनकी जो शेप है वो बाइकॉनकेव होती है, मतलब इस टाइप की शेप होती है। इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जो आयरन कंटेनिंग होता है, उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने की वजह से इनका जो कलर है वो रेड रहता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है रेड ब्लड सेल्स। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन हो सकता है। मतलब अगर आप कभी ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो तो हम नॉर्मल आम भाषा में ये कह देते हैं कि खून कितने ग्राम है, तो दैट इज एक्चुअली द लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो एक नॉर्मल पर्सन जो है अगर उसके अंदर हम कह सकते हैं कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हो सकता है इफ ही इज अ मेल। फीमेल के केस में ये वैल्यू जो है 10 to 12 अगर हो तो वो भी नॉर्मल रहती है, बिकॉज फीमेल्स में हर मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की वजह से ब्लड लॉस थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये गैसेस को, जैसे कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 120 दिन का होता है, मतलब कि 120 दिन तक वो जीवित रहता है। उसके बाद वो स्प्लीन में जाके, जिसको हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान घाट,
तो उसमें जाके जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। मतलब कोई भी आरबीसी है वो 120 दिन तक जीवित रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मर जाता है। इसके बाद जो दूसरे सेल्स इसमें आते हैं, दीज आर द ल्यूकोसाइट्स, जिसको आप WBC भी बोल सकते हो, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। और इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, सो दैट्स वाई इनका जो कलर है वो व्हाइट या कलरलेस होता है। इनमें न्यूक्लियस रहता है और इनका नंबर जो है उनसे कम है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि वो 5 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली होते हैं, ये 6000 से 8000 ही होते हैं। और इनका लाइफ स्पैन भी आरबीसी के कंपैरेटिवली कम होता है। WBC की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स में आगे 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स है उसमें 2 आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इनमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सबसे ज्यादा एबंडेंट सेल्स होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग अगर आप 100% टोटल WBC लेके चल रहे हो तो उस 100% में से 60 to 65% जो है न्यूट्रोफिल्स मौजूद रहते हैं। बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में होते हैं, 0.5 to 1%। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स इसमें 6 to 8% रहते हैं। ये दोनों फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, जो दूसरी चीज को एनगल्फ मतलब अपने अंदर लेके निगल जाता है। तो ये एक तरह से फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है तो ये सेल्स एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह उसको निगल जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जो बेसोफिल्स हैं उसमें से हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपरिन नाम के कुछ सब्सटेंसेस निकलते हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन दिखाते हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि जनरली जब हमें चोट लगती है तो चोट वाले एरिया पे सूजन आ जाती है, वो लाल हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, हल्का सा दर्द हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन करने के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपरिन, वो सारे बेसोफिल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा इओसिनोफिल्स होते हैं, ये 2 से 3% तक ही रहते हैं। ये भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कभी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो वो इनकी वजह से ही होता है। लिम्फोसाइट्स जो है 20 to 25% रहते हैं और ये भी जनरली हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि बाहर वाले ऑर्गेनिज्म से हमारी रक्षा करने के लिए मौजूद रहते हैं। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, B and T। तो दोनों ही जो है हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स में ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके बारे में भी बच्चों ज्यादा डिटेल आप 12th क्लास में पढ़ोगे। इसके बाद तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के सेल्स हैं ब्लड के अंदर, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। और WBC के अंदर भी आगे जनरली 5 कैटेगरीज आती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। और इसमें और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को भी हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो आपको यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो ये है कि कौन से सेल किस % में प्रेजेंट है। जैसे न्यूट्रोफिल्स है 60 to 65%, बेसोफिल्स है 0.5 to 1%, न्यूट्रोफिल्स और देन मोनोसाइट्स है आपके 6 to 8%। आप चाहे तो इसमें नीचे भी लिख सकते हो। न्यूट्रोफिल्स थे आपके 60 to 65, मोनोसाइट्स थे आपके 6 to 8, बेसोफिल्स थे आपके 0.5 to 1, इओसिनोफिल्स थे आपके 2 to 3 और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो है लगभग 20 to 25%। तो ये इनकी डिफरेंट उसकी कॉम्पोजिशन है। इसके बाद जो लास्ट सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स का नाम आपने सबने सुना होगा क्योंकि जनरली जब किसी पर्सन को डेंगू फीवर हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि उसकी प्लेटें घट गई। तो दैट प्लेटें का मतलब एग्जैक्टली क्या है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था जब हमारे को कभी चोट लग जाती है तो उसके ऊपर जो खुरंड आ जाता है जो फाइब्रिनोजन की हेल्प से मिलता है उसको हम थ्रोम्बिन भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और इन्हें मेगा कैरियोसाइट्स नाम के कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं उनके द्वारा ये बनते हैं। हमारे ब्लड में नॉर्मली 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स हो सकती हैं। अगर किसी पर्सन की प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम हो जाती हैं तो वो चिंता का विषय बन जाता है। प्लेटलेट्स बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है जिससे ब्लड को जमाने में यानी कि खुरन बनाने में हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो उसको क्लॉटिंग संबंधी बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से चोट लग जाएगी तो खून रुकेगा नहीं, तो ब्लड लॉस हो सकता है और वो सीरियस कंडीशन में भी जा सकता है। और जैसे ज्यादा किसी पर्सन के अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं तो कई बार उसको ब्लड डोनेशन के थ्रू किसी और पर्सन के भी प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।